हेलो दोस्तों, आप सबका जो है स्वागत है मेरे चैनल में। आज का ये जो वीडियो है ये मेरे चैनल पे कमेंट्स वगैरह आए थे अपना डॉक्यूमेंट्स को लेके, आरवीपी को लेके, वीजा को लेके। तो आज मैं हर चीज क्लियर करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, किस प्रकार से रहते हैं और किस प्रकार से अप्लाई किए जा सकता है या क्या है। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि क्लियर कर सकूं। शुरुआत करता हूं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वीजा के जो टाइप है ये अपना हो गया टूरिस्ट वीजा हो गया एंड बिजनेस वीजा हो गया, अपना काम करने का वर्किंग वीजा जिसको बोल सकते हैं वर्किंग वीजा हो गया, अपना ट्रांजिट वीजा बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के जो है वीजा के टाइप हैं। इनमें जो है टूरिस्ट वीजा जो है अगर उसका हम बात करें तो ये मतलब कि आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। इंडिया से मतलब कि रशियन जो कहने का मतलब कि जो रशियन जो है एम्बेसी, वहां से आप वीजा जो ले सकते हो और वीजे का जो इनविटेशन है यहां से बन के जाता है आपको, मतलब कि इंडिया से नहीं यहां से बन के जाता है। वहां पे आप जस्ट आप अपना वीजा वगैरह जो है अवेल कर सकते हो, जस्ट मतलब कि जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके पासपोर्ट के ऊपर। इसका जो है 30 डेज मैक्सिमम जो है इस वीजे में आपको मिलते हैं, ठीक है। जो अपना टूरिस्ट जो वीजा है इसमें मैक्सिमम 30 डेज जो होता है 30 डेज के लिए वैलिड होता है। एंड इसमें आपका जो है बनाने में मतलब कि वीजा जो जनरेट होने में ये 10 दिन का समय होता है आपका इनविटेशन बनाने में, कहने का मतलब। इनविटेशन 10 दिनों में बनता है एंड बाकी जो है जो वीजे पे एक बार आप एंटर कर गए तो उसके बाद आप यहाँ पे घूम फिर सकते हो आराम से। एंड लेकिन यहाँ पे वीजे का जो फीस है 50 से 200 यूरो तक हो सकता है, टूरिस्ट वीजा का फीस, ठीक है। इसके मतलब कि अपना वीजा को लेने के लिए यहाँ से इनविटेशन होना जरूरी है। एंड जो इनविटेशन सिर्फ रशिया से बनता है, इंडिया से नहीं बनता ये कोई भी इनविटेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है एगो मतलब कि आप या फिर होटल वगैरह जो रहते हैं उनको आप अगर आप बुक करते हो तो उनके द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये जो टूरिस्ट वीजा है सिर्फ रशिया से बनेगा, इंडिया से नहीं बनना, ठीक है। एंड यहाँ से इनविटेशन होगा तो उसके बाद ही आपका मतलब कि हो सकता है। इसके अलावा जो है मतलब कि आप इंडिया से आप कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। एंड दूसरा जो है आपका टूरिस्ट वीजा जो है प्लीज मिस्टेक मत करना, फिर से क्लियर कर रहा हूँ, इंडिया से नहीं ये होता, ठीक है। एंड टूरिस्ट वीजा के अलावा हमारा जो नेक्स्ट वीजा जो है जैसे बिजनेस वीजा हो गया, ठीक है। बिजनेस वीजा में जो होता है ये अपना मतलब कि 30 डेज तक हो सकता है। मतलब कि अपना 3 से 30 डेज का हो सकता है, 100 से 350 यूरो का, ठीक है। या इससे ज्यादा भी होता है, मतलब कि 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए इस प्रकार से होता है। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखिएगा जो बिजनेस वीजा होता है ये भी इंडिया से अप्लाई नहीं होता किसी भी कंडीशन में, सिर्फ यहां से अप्लाई होता है रशिया से, अगर आपको कोई कंपनी वगैरह इनवाइट करती है तो, ठीक है। इस चीज का मिस्टेक निकाल दीजिएगा कि कोई इंडिया से आपको बना के दे रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है, यहां से बनेगा, ठीक है। इनविटेशन आपको जाएगा कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। वो इनविटेशन लेके आप रशियन जो एम्बेसी है इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे जो आपके लोकल सिटी में अगर प्लेस है वहां पे जाइए, जो दिल्ली जो जहां पे भी जो आपके पास में एम्बेसी है तो उसमें इवन उस इनविटेशन में सब कुछ प्रॉपरली फिल होता है, कहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है ना, कहाँ पे आप अप्लाई करने जा रहे हो और क्या सिस्टम है। एंड लेकिन बिजनेस वीजा जो है अब बहुत से लोग यहाँ पे जो है मिस्टेक करते हैं। देखो 1 साल का वीजा है, 1 साल का, तो 1 साल ऐसा नहीं आप यहाँ पे सीधे रह सकते हो, ऐसा नहीं, आपको 3 मंथ के बाद इसको यहाँ मतलब कि आउट होना पड़ेगा, मतलब कि एक बार यहां से जाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आप दोबारा वापस आ सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से मतलब कि ये सिस्टम जो है काम करता है। 3 मंथ वहां पे रहना है, 3 मंथ मतलब कि यहाँ पे रह लिया, 3 मंथ आप इंडिया में, बाद में दोबारा यहाँ पे 3 मंथ के लिए आ सकते हो, ठीक है। और वीजा जो टाइप्स आते हैं, टाइप्स के अंदर अभी एक चीज और क्लियर करता हूं। देखो इसका होता है सिंगल एंट्री,
डबल एंट्री या मतलब कि मल्टीपल एंट्रीज के लिए। तो ये आपको मतलब कि ये तय करता है कि कितना, मतलब कि पहले तो इनविटेशन के ऊपर भी ये मेंशन होता है कि किस प्रकार का ये इनविटेशन जो है आपको दिया जा रहा है। 1 टाइम दिया जा रहा है, 2 बार आप एंटर कर सकते हो या जितनी बार भी चाहो, ठीक है। और जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो उसमें भी ये इंफॉर्मेशन रहता है कि आप मतलब उसके अकॉर्डिंगली फीस भी इसका रहता है कि आप 1 टाइम सिंगल एंट्री ले रहे हो। अगर देखो बिजनेस वीजा 1 साल का तो मल्टीपल एंट्रीज लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिंगल टाइम एंट्री लेके 3 मंथ के बाद तो जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर नहीं जाओगे तो यहाँ पे जो रूल्स है उसके रेगुलेशन के हिसाब से मतलब कि रूल ब्रेक होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या है, देखो एक चीज फिर से क्लियर कर देता हूं कि वीजा ये जो है ये भी रसिया से बनेगा, इंडिया से नहीं बनता, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है आपका वर्किंग जो है वर्क परमिट जिसको हम बोल देते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक मत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वीजा जो भी है यहाँ पे ही बनेगा और कंपनी जो प्रोवाइड करेगा, और मतलब कि जो कंपनी आपको इनविटेशन दे रही है सिर्फ उसी में आप काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इंडिया में जो है मतलब कि ये इस प्रकार का गेम खेलते हैं कि लोगों को झूठ में बोलते हैं कि हाँ जी वर्किंग वीजा मिल जाएगा, ओपन वर्क परमिट है। ऐसा वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी यहाँ पे ओपन वर्क परमिट नहीं होता, ठीक है। सिंपल सा है, जिस कंपनी में जा रहे हो सिर्फ वही कंपनी आपको वर्क परमिट देगी। मतलब कि जो कंपनी अगर आपको इन्वाइट कर रही है वो उसी कंपनी में ही काम कर सकते हो, किसी और कंपनी में जाओगे काम करने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट आपके रजिस्टर्ड नहीं होने वाले कहीं पे भी, कुछ भी कर ले, चाहे लॉयर्स का हेल्प ले ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी, ये आपके डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनके साथ ऑफिशियली, ठीक है। ऑफिशियली आप इलीगली काम करोगे उस कंपनी के साथ, कुछ भी कर लो। अगर आपको पुलिस मतलब यूएफएमएस या कुछ ऐसा पकड़ेगा, ठीक है ना, तो आपको सीधा डिपोर्ट कर सकता है या हाई फाई फाइन हो सकता है। और इसके बेसिस पे जब आप नेक्स्ट अप्लाई करोगे ना आरवीपी वगैरह, जो टेम्परेरी रेसिडेंस वगैरह, तो वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, उसमें दिक्कत आएगा कि आपको उस समय जो था आपने ऐसे ऐसे करके जो था लॉ ब्रेक किया था, तो ये उस समय में आपको प्रॉब्लम देगी। तो ये आपको मतलब खुद बताना नहीं पड़ेगा, वो इनके सिस्टम पे सारा इंफॉर्मेशन रहता है, वो उसी वक्त चेक करके बोल देंगे कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और नेक्स्ट थिंग देखो जो अपना रबोची वीजा इसको बोलते हैं, मतलब कि जो वर्क परमिट है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज क्लियर है, यहां से बनेगा, वही कंपनी जो देगी उसी कंपनी में आप लोग जो है काम कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज, इसको बनने में मतलब कि 3 मंथ्स का जो है समय लगता है, ठीक है। जो अपना मतलब कि 3 महीने 100 डेज कुछ इस प्रकार से लगता है, एंड कुछ 80,000 रुपीज के पास, ठीक है। मतलब कि इसका कीमत रहेगा 80,000 या 1 लाख, लेकिन आपको कोई इतने का कोई देगा नहीं, क्योंकि उसके बाद कुछ एजेंट्स वगैरह सेंटर में रहते हैं, तो जो भी ये जो वीजा वगैरह है बीच में लोग पड़ेंगे, ये और महंगा हो जाएगा, आते आते इंडिया में 4-5 लाख का बना देंगे, ठीक है ना। सो दूसरा जो चीज है, ये रबोचे मतलब कि वर्क परमिट का सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके स्टैंप लग गया वर्क परमिट का और आपने काम कर लिया, ऐसा नहीं है। वर्क परमिट जस्ट आपको एक मतलब कि इंडिया से जस्ट अलाउड करता है रशियन जो एम्बेसी है कि हाँ जी आप जा रहे हो वर्क वीजे के ऊपर, ठीक है। और जो वर्क वीजा होता है आपको स्टार्टिंग में मिलता है जस्ट अपना 3 मंथ का, कुछ इस प्रकार से ही मिलता है इंडिया से, ठीक है। सो 3 मंथ का फॉर एग्जांपल आपको जैसे वीजा लगा, तो यहाँ पे जब आप आते हो उसी कंपनी में जिसने आपको इनवाइट किया है, वो आपके डॉक्यूमेंट आगे सबमिट करता है, और ये जो वीजा है वर्किंग वीजा ये एक्सटेंड होता है 1 साल का। आपको इंडिया में बोला जाता है 3 साल के लिए, देखो इस चीज का मिस्टेक मत रखना, 3 साल के लिए वीजा नहीं मिलता, वीजा मिलता है 1 साल का, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सटेंड होगा, तो जो एक्सटेंड होगा जैसे साल खत्म होने वाला है, फिर से आप मतलब कि कुछ समय पहले अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हो उसी कंपनी के थ्रू, आप खुद नहीं जा सकते, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे जमा नहीं होने वाला। मतलब कि वर्किंग वीजे में अगर आप सोचो कि आपने एक कंपनी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया या जो भी है, ठीक है ना, एजेंट के साथ जैसा भी हो गया, और आप खुद जाके अप्लाई करोगे, तो सॉरी, वो कंपनी के पास प्रॉपरली राइट्स हैं, वो कंपनी आपको चाहे तो वीजा ना प्रोवाइड करे या जो भी है, आप यहाँ से मतलब कि आउट हो जाओगे, ठीक है ना। दूसरी बात है
वो जो मतलब कि आपका 1 साल का सारा टैक्स वगैरह पे होना चाहिए कंपनी में। जैसे आपको अगर वो कंपनी काम दे रही है ना, आपको सच में काम दे रही है, तो आपका सच में सारा टैक्सेस वगैरह पे होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर जस्ट एंड फेक कंपनी है जो लोगों को इनवाइट कर रही है ऐसे ही, बाद में झूठ में बोल देते कर लो कहीं पे जाके काम, ठीक है ना। पहले काम को मिलना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स सही ना होने की वजह से, ठीक है। और अगर मिल भी गया तो लीगली तो वो होगा नहीं फिक्स, ठीक है। अगर हो भी गया मतलब लीगली नहीं होगा, लीगली तो 100% होना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपने कुछ काम कर भी लिया कहीं पे, ठीक है ना, तो जब 1 साल बाद जब डॉक्यूमेंट जमा करने का टाइम आएगा तो आपको जो टैक्स बनता है आपकी सैलरी का 13% कुछ इस प्रकार से टैक्स रहता है पूरे साल का, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके डॉक्यूमेंट्स में वो इनकम दिखाई होती है पहले से कि ये जो पर्सन इनवाइट होने वाला है इसका ये सैलरी रहने वाला है 1 साल का ये, और जो भी इसका टैक्स वगैरह होगा, ठीक है। और वो टैक्स पे करोगे पहले, मतलब कि टाइम पर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप ऐसा नहीं है मैं पहले डॉक्यूमेंट दे दूं 1 साल का नेक्स्ट वीजा मिल जाएगा फिर मैं जमा कर दूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं। वो सारी फुलफिल आप करोगे रिक्वायरमेंट, फिर आपका मतलब कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट रहता है प्रॉपरली, जो इसका डिपार्टमेंट है वो FMS वगैरह जिसको बोल सकते हो, वो यहाँ पे प्रॉपरली डिसीजन लेता है कि हाँ इस बंदे को आगे वीजा जो है देना चाहिए या नहीं, ठीक है। अगर वीजा सब कुछ ओके, कंपनी का रेपुटेशन ओके, आप लोगों का ओके, सब कुछ फाइन है, तो नेक्स्ट आपको वीजा मिल जाता है। मतलब कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, वहां पे सिर्फ आगे डेवलप हो जाए, मतलब आगे बढ़ जाता है 1 साल का। और फिर वही चीज फिर से शुरू होती है 1 साल के बाद, आपको फिर से वही चीज करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ट्रांजिट एक वीजा रहता है। ट्रांजिट वीजा ये होता है मतलब कि कुछ इमरजेंसी में कुछ जरूरत पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मतलब कि आप टूरिस्ट वीजे पे आ गए, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, चलो कोई भी वीजा हो खत्म होने वाला या खत्म हो गया एकदम, आप ऐसा नहीं है आप मतलब कि खत्म हो गया और आप यहाँ पे बैठे रहो, ठीक है ना। इसका सारा प्रॉब्लम घूम के आएगा जब आप यहाँ पे आरवे पे मतलब कि टेम्परेरी रेसिडेंस या PR वगैरह अप्लाई करोगे, तो वहां पे ये सारा प्रॉब्लम आना है उस समय घूम के कि आपने उस समय ये जो है लाभ ब्रेक किया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है ब्रेक किया तो 2-4 आपको जुर्माना डाल के छोड़ दिया, उसका हो सकता है प्रॉपरली कोर्ट के द्वारा डिसीजन होता है, हो सकता है आपको यहाँ से डिपोर्ट ही कर दे, ठीक है ना। और बोले कि नेक्स्ट 5 साल मतलब कि अगले 5 साल, मतलब डिपोर्ट नहीं है, अगले 5 साल के बाद डॉक्यूमेंट जमा करेंगे लेंगे आपके, ठीक है ना। तो प्लीज यहाँ पे अगर रशिया में आना है, जो भी है यहाँ पे रूल बिल्कुल भी मत ब्रेक करना। वीजा को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके तो कोई भी खेल मत करना। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली क्लीन रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने सोचा है कि आगे रहना है या जो भी करना है, ठीक है ना। सो क्योंकि इसका ऐसा नहीं आपने यहाँ पे अभी जो भी कर लिया 10 साल के बाद आओगे तो फिर भी नहीं, सिस्टम पे सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा और उस समय यही बात फिर से आगे आएगी आपने उस समय क्या किया था, ठीक है ना। और फिर अगर वो उन्होंने उस समय पे बोल दिया कि हाँ भाई आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लूंगा, ये चीज रिक्वायरमेंट कंप्लीट करो, तो बस आपका मतलब समझ लो कि काम हो गया प्रॉपरली, ठीक है ना। सो देखो जो ट्रांजिट वीजे के बारे में बता रहा था कि अगर बाय द वे आप बीमार हो या कुछ ऐसा, ठीक है ना, तो उस केस में जो है आपका ये जो ट्रांजिट जो वीजा है, मतलब कि थोड़े दिन के लिए आपको और मोहलत मिल जाता है यहां से जाने के लिए, सिर्फ एग्जिट के लिए। लेकिन इस चीज का इफेक्ट पड़ता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आप ट्रांजिट वीजे के ऊपर एग्जिट होते हो तो इफेक्ट पड़ता है क्योंकि आप क्यों नहीं गए उस समय, ठीक है ना। तो प्लीज इस चीज का मतलब कि बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एंड एक चीज और है, रशिया में आ रहे हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बहुत ही महत्व है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि आप यहाँ पे आते हो ना, एंटर करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं पे कोई एड्रेस चाहिए होता है रहने के लिए, ठीक है। सो अभी रजिस्ट्रेशन अगर लॉ के हिसाब से देखें तो जिस घर पे रह रहे हो उसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी कंपनी में आ रहे हो तो कंपनी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है कि ये बंदा इस एड्रेस पे रहेगा, ठीक है। और 1 साल के लिए, मतलब 1 साल का वीजा, 1 साल का रजिस्ट्रेशन है कि अगर, ठीक है ना। अगर आने के बाद आप मजे से घूम रहे हो, 10-15 दिन खो गए कहीं पे, मतलब कि इसका कुछ लिमिट रहता है, 10-15 दिन के अंदर आपको ये करना पड़ता है सब कुछ, सॉरी 10-15 नहीं, हफ्ते के अंदर, ठीक है ना। अगर आप घूम फिर के इधर उधर आ गए, आप 10 दिन के बाद बोलते हो कि भाई हाँ जी अभी मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना, तो वो सॉरी वो नहीं होगा, वो समाज जा चुका है। या तो हो सकता है कुछ फाइन आपको डालें, जैसे फाइन फून के चक्कर में ये कम ही पड़ते हैं, ये सीधे ही आपको बोलेंगे अभी आगे कुछ नहीं होने वाला, जितने दिन यहाँ पे बचे, मतलब कि महीना बचा या साल तक वीजा खत्म हो रहा है, अपना जो भी करना करो और निकल जाओ यहाँ से, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल ध्यान रखना।
बिजनेस वीजा हो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्राइवेट वीजा हो, प्राइवेट वीजा भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, प्राइवेट वीजा हो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वर्क परमिट हो वीजा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, टेम्परेरी रेजिडेंस हो, जो भी डॉक्यूमेंट है, पीआर है, जो भी है, सब में आपको करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। किसी में रजिस्ट्रेशन चाहिए टेम्परेली चल जाता है, टेम्परेली मतलब कि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस घर में बैठा हूँ, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, तो जस्ट टेम्परेली रजिस्ट्रेशन में मतलब कि देखो यहाँ पे दो टाइप का रजिस्ट्रेशन है, या तो टेम्परेली है नहीं तो या तो परमानेंट है। परमानेंट पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप डल जाता है, ठीक है, कि आपका ये रजिस्ट्रेशन है। और परमानेंट रजिस्ट्रेशन जैसे आप यहाँ से एग्जिट होते हो दोबारा आते हो, आपको दोबारा करवाना नहीं पड़ता, ऑलरेडी सिस्टम पे इंफॉर्मेशन रहता है। लेकिन जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है, एक बार यहाँ से एग्जिट हो गए, मान लो साल का रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल, तो ले लिया, तो यहाँ से अगर एग्जिट हो गए तो दोबारा वापस आते हो तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको कुछ दिन का समय होता है, 7 दिन का नियर अबाउट, ठीक है। तो इस चीज का सब कुछ चीजें कंफर्म करके फिर ऐसा नहीं कि बस मुंह उठा के आ गए और वहां कुछ पता नहीं चला और 10 दिन के बाद देख रहे हो भाई मैंने तो तेरे को पैसे पे कर दिए, या जो भी एजेंट आपका जिसको जैसे भी आपने देखा, ठीक है ना, तो फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा। वो तो आपको बोल देगा ठीक है कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, आपको पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, डिपोर्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन जब दोबारा वापस आओगे तो तब दिक्कत होगा कि हाँ जी आप मतलब कि जब आप पीआर अप्लाई करोगे, टीआर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सॉरी टेम्परेरी रेसिडेंस, तो उसमें आपको दिक्कत आएगा कि उस समय आपने मतलब कि आप पिछले 5 साल के अपने कागज दिखाओ कहाँ कहाँ पे रहे हो। तो आपका तो वीजे पे तो एंट्री होगा कि इस साल में आप यहाँ पे आए थे, लेकिन रहे कहाँ पे हो वो कोई सिस्टम के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको एड्रेस बता नहीं पाओगे और यहाँ पे आपके नंबर हो जाएंगे माइनस, ठीक है ना। तो उसमें ये आपको दिक्कत कर सकता है, या तो बिल्कुल रिजेक्ट ही कर देंगे, अगर छोड़ दे, अगर इंस्पेक्टर वगैरह अच्छा हुआ तो छोड़ भी सकता है, अदरवाइज यहाँ पे आपको रिजेक्ट कर देंगे कि जाओ भाई अभी घर पे जाओ, ठीक है ना, अभी डॉक्यूमेंट जमा नहीं होंगे। मतलब कि ये सीन को 5 साल खत्म होने के बाद ये इस चीज को छोड़ेंगे। मतलब जैसे 2001 में आपने कुछ ऐसा कर दिया, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है, 2005 में जाके मतलब कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, जो 1 का मतलब कैलकुलेशन 2006 में कर पाओगे, ठीक है ना, ताकि पिछले 5 साल जो है बिल्कुल आपके क्लीन है, ठीक है। और 5 साल का बायोडाटा मांगते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज का ध्यान रखना, 5 साल का मतलब ये नहीं है कि वो भूल गए, सिस्टम पे इन्फॉर्मेशन है, 5 साल के बाद भी वैसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। लोग के हिसाब से वैसे उतना नहीं, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं इंस्पेक्टर वगैरह। सो प्लीज यहाँ पे रूल के साथ कोई भी ऐसा इशू मत होने देना। जो 2-4 चीजें पॉइंट्स प्रॉपरली अच्छे से समझ के उस चीज के ऊपर काम जरूर करना। यहाँ पे आए हो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वीजा कब आगे करना है उसका भी समय रहता है। जैसे वर्किंग वीजा है तो जैसे 12वें महीने मतलब 1 साल दिसंबर में मान लो खत्म होने वाला है, तो आपको अक्टूबर नवंबर में जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है पहले जमा करने पड़ते हैं, 1.5-2 महीना पहले। ऐसा नहीं लास्ट के 5 दिन में आ गया कि मेरा डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी, ये भाई मेरा जो तो वो कुछ नहीं होने वाला, वो कैंसिल हो जाएगा इतने दिन में। तो आपको मतलब कि प्रोसेसिंग होने का कुछ इनका समय रहता है, उस प्रोसेस होने से पहले सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं हो गया तो आपका वीजा तो खत्म हो गया, ठीक है, आपने एप्लीकेशन तो दे दी अप्लाई करने के लिए, लेकिन वीजा खत्म हो चुका, आप इलीगल हो जाओगे उसी वक्त, ठीक है ना। फिर दिक्कत हो जाएगा, अगर एक बार इलीगल हो गए तो फिर दिक्कत हो जाए। इलीगल मतलब कि कुछ वीजा वगैरह आपका खत्म हो गया। तो ये बात रही अपना वर्किंग वीजे के लिए। वर्किंग वीजे के अंदर और भी डिटेल्स हैं, और भी डॉक्यूमेंट्स करने पड़ते हैं। यहाँ पे रशियन लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, 1 नंबर में 2 नंबर में 2 अलग चीज है। रशियन लैंग्वेज में टेस्ट होगा और मेडिकल चेकअप वगैरह जो भी होगा, जो इनको रिक्वायरमेंट है वर्किंग वीजे के हिसाब से, वो यहाँ पे होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है मतलब कि आपको एक कार्ड मिलता है वर्किंग का, उसको भी अप्लाई करना पड़ता है। और ये जो सारी रिपोर्ट्स आप लेके देते हो ना इनको, इसके बाद ये कार्ड अप्लाई होता है वर्किंग का। फिर वो जब कार्ड मिलता है तो तब से आप काम स्टार्ट कर सकते हो। वीजा का मतलब ये नहीं वीजा लग गया आप काम कर रहे हो उस कंपनी में, कंपनी का ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन प्रॉपरली वर्किंग जो है तब स्टार्ट होता है जब आपका वो कार्ड मिल जाता है। और इस सारे प्रोसेस को आने के बाद आप लेके चलो कि 1.5 महीना चला जाता है सब कुछ करते करते, एवरीडे भागदौड़ लगी रहती है, ठीक है। अगर कंपनी अच्छी है या जो भी है तो वो खुद कर देंगे सब कुछ। अदरवाइज अगर आपने कोई एजेंट वगैरह डाला है तो खुद को भी भागना पड़ सकता है, इतने बजे जाके वहां पे खड़े हो उस लाइन में, यहाँ जो ठीक है ना। तो ये आगे की चीजें। सो इन डिटेल तो सर
अगर आपका क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा अगर वर्किंग वीजे को लेके, ठीक है। मिस्टेक मत करना, किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते वर्किंग वीजे में, उसी कंपनी में जिसने दिया है। कुछ भी कर लो, कोई टैक्सी टुक्सी कुछ नहीं है भाई, टैक्सी का काम है, सब कुछ है यहाँ पे। जो लोग बहुत कुछ सोचते हैं इंडिया से आईटी कंपनी के बारे में, से सब कुछ है, बहुत अच्छा इनकम भी है। लेकिन दिक्कत है कि जो अपना पहले तो इंडियन लाइसेंस लेके आ रहे हो, ठीक है, या पाकिस्तानी लाइसेंस या जो भी है आपका, ठीक है ना, आपका लाइसेंस हो, ये इंटरनेशनल लाइसेंस, ठीक है, उससे गाड़ी चला सकते हो लेकिन टैक्सी चला नहीं सकते। पहले कुछ समय के लिए था, कुछ ऐसा रजिस्टर्ड वगैरह हो जाता था, टैक्सी चला लेते थे। तो लेकिन मतलब ओवरऑल इलीगल हो, मतलब वर्किंग वीजे का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें मेंशन रहता है कि कौन सी चीज आप करने जा रहे हो। मतलब आप कुकिंग में जा रहे हो तो वर्किंग वीजे में प्रॉपर्ली मेंशन है आप कुकिंग में हो। आप कुकिंग को हटके आप कहीं पे जाके मैनेजर का काम कर रहे हो तो सॉरी आप इलीगल हो। मतलब कि आपने वैसे टैक्सी को हाथ लगा दिया तो आप इलीगल हो, ठीक है। सो टैक्सी का तो मैं सीधा बोलूं, टैक्सी का तो कुछ भी नहीं, मतलब कि काम है, लेकिन आप सीधा आके टैक्सी इलीगल चला सकते हो अगर आपको पुलिस देखेगा, ठीक है। वैसे तो ये कंपनी जो रजिस्टर्ड है ऑफिशियल, वो आपको उठाने लेके काम देने वाली है नहीं। अगर दे दिया किसी तरीके से, कोई डुप्लीकेट किसी का लाइसेंस दिखा दिया, कुछ इधर उधर से कर लिया, ठीक है ना, कुछ भी मतलब घुमा घुमू के, वो ओवरऑल इलीगल। पुलिस ने रोका, डॉक्यूमेंट चेक किए, ठीक है, डॉक्यूमेंट के तो उनको भी सब कुछ क्लियर होता है, ठीक है ना, देख के पता तो चल ही जाएगा भाई इंडियन है या जो पाकिस्तान से या कहाँ से, ठीक है ना। तो वो ऑलरेडी बस उसी वक्त आप जो है इलीगल बनते हो, क्योंकि आप टैक्सी का काम कर नहीं सकते। वीजा पता नहीं है, मोस्टली जो लोग यहाँ तक मैं जहाँ तो बिजनेस वीजा लेके टैक्सी चलाते हैं, छोरी छोरी जितना चला लिया तो वो ज्यादा नहीं है। लेकिन दूसरा चीज है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो ऐसा नहीं है कि पुलिस आपसे सिर्फ बात करेगा, जो साथ में बैठे हुए ना 2-4 बंदे गाड़ी में, उनके साथ भी बात करेगा। अगर उसने कुछ बोल दिया ना कि हाँ मैं तो टैक्सी में ही बैठा हूँ, तो बस आप गए, ठीक है ना। और आप अपनी, ठीक है, आप ज्यादा डिटेल में इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। एंड देखो इसके बाद शुरू होता है आरवे पे। आरवे पे ये जो है ये मतलब कि फर्स्ट स्टेप है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, सॉरी जो रेजिस्ट्रेशन आपको मिलती है, ठीक है ना, टेम्परेरी जो यहाँ पे रहती हो। सो यहाँ पे क्या है कि आरवे पे अप्लाई करने के लिए आप मिनिमम या मतलब कि कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कि जैसे कंपनी की तरफ पहले यहाँ पे रहे हो उसका हर डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, आपने नॉलॉग पे किया, मतलब 2NDFL जो भी है सब कुछ हो। 2NDFL मतलब कि जो हमारा ITR जो फिल वगैरह करती है इंडिया में, वैसे ही मतलब कि लिस्ट वगैरह होती है यहाँ पे, ये कंपनी ऑटोमेटिकली पे करती है, आपको भागदौड़ नहीं करना पड़ता है। जिस पे काम करती हो वो आपको फिल करेगा, वो आपको ये डॉक्यूमेंट देगा, ठीक है। और वैसे तो आरवे पे कई टाइप के तरीके से मिल सकता है, पढ़ाई स्टडी के बेस पे मिल सकता है आरवे पे, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे अच्छा डिप्लोमा किया, अच्छा खासा पढ़ रहे हो तो फिर मिल सकता है, ठीक है। या फिर आपका यहाँ पे कोई फैमिली है, मतलब कि अपना मतलब कि वाइफ है, शादी के थ्रू मिल सकता है, पढ़ाई स्टडी के थ्रू मिल सकता है। या आप कोटा खोलते हैं, मतलब कि हर साल के बाद कुछ कोटा खोलती है कंपनी, जो 13,000 जो दूसरे जो लोग होते हैं वो आरवे पे अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब कि जो परमानेंट रेसिडेंस के लिए फर्स्ट स्टेप है जो टेम्परेरी रेसिडेंस। तो इसमें कोटा जो खोलता है, अगर डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं, अगर आपने वो फिल किया, फीस वगैरह छोटा सा होता है जो आप पे करके सब कुछ डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करोगे, जिसमें अपने सारा इंफॉर्मेशन दोगे लास्ट जो भी है। और यहाँ पे ऐसा नहीं आप मुंह उठा के जाओगे, कागज पेन पकड़ा और आपने जो सारा पेपर पे लिख दिया कि ये मेरा बायोडाटा, सॉरी ऐसे नहीं चलेगा। वहां पे एक एक वर्ड का, एक मतलब कि डॉट का जो है वो मिस्टेक देखेंगे, और इतना हाईफाई देखेंगे ना, आपको ये जमा करने में ना कम से कम 10 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। 10 बार ऐसा नहीं कि आप सीधे जा रहे हो और आपका हो गया। आरवे पे के लिए अगर जमा करने के लिए जाना है तो सुबह 4 बजे मतलब कि लाइन शुरू होता है और स्टार्टिंग होता है 9 बजे। मतलब 4 बजे आप सर्दियों में खड़े हो -30 में जाके वहां पे, मतलब सर्दियों में गर्मियों में जो भी समय, ठीक है ना। और सुबह जाके 8-9 बजे जाके जब ओपन होगा फिर ये आपका मतलब कि नंबर आएगा, मतलब अगर आ गया तो, क्योंकि कुछ ही टिकट्स होती हैं एक दिन में जो देते हैं कि हाँ इतने बंदे एंटर करेंगे, इतने बंदों को हम निपटा सकते हैं एक दिन में, ठीक है ना, जिनके। और डॉक्यूमेंट इतने हाईफाई, इतनी बारीकी से चेक होने वाले हैं ना कि वो तो आप छोड़ दो। उसमें पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट आएगा इंडिया से, अगर शादी का है तो मतलब कि शादी का जो सर्टिफिकेट वगैरह भी लगता है साथ में, ठीक है ना। और भी 1-2 चीजें हैं, इंडिया से कुछ ज्यादा खास डॉक्यूमेंट नहीं, पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और बाकी के डॉक्यूमेंट सारे यहाँ से लगते हैं,
ठीक है ना। और बाकी देखो कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अप्लाई हो जाता है आराम से। लेकिन फिर भी ये जो भी आपको कागज मिलेंगे ना, स्पेशली आप लोगों के पास कहीं पे जाना पड़ेगा, अलग अलग एजेंसीज रहती हैं जिनके पास जाके आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा जो है आरबीपी के लिए जो है फिल कर दीजिए फॉर्म। तो वो अलग से फीस लेंगे 3000 5000 रुपीज सिर्फ उस को फिल करने के लिए। इसके बावजूद भी हो सकता है कोई मिस्टेक निकाल दें, लेकिन मतलब कि काफी प्रोफेशनली होता है। आपके नेम को लेके एक एक चीज को बिंदी, एक एक डाउट आगे पीछे क्यों डल गया, कितना आपने इनकम दिखा दिया, कैलकुलेशन करके इधर उधर सब चीजें कैलकुलेट होती हैं वहां पे। और अगर कुछ भी मिस्टेक निकल गया, जैसे आपने लिखना एमबीडी लिख दिया आपने, मतलब कि इसके आगे चाहिए था MBD.R, वो आर छूट गया या डॉट छूट गया, जाओ भाई ये उस पर चेंज नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट नंबर लेके दोबारा हो, ठीक है ना। मतलब तो नेक्स्ट नंबर आपको फिर से पता है, जब ओपनिंग होगा फिर से आप जाके लिखते हो, इधर उधर लाइनों में लगते हो, फिर जाके बारी आएगा, फिर आप चेक करवाते हो, फिर ठीक है ये चीज आपका क्लियर हो गया। फिर उस समय जब सिस्टम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऐड करेंगे ना, ठीक है ना, तो उस समय सिस्टम पे इंफॉर्मेशन आएगा कि हाँ जी आपने इस समय में ये करके लो जो था तोड़ा था, ठीक है ना, और ये करके ऐसा करके दिक्कत हुआ था, क्यों हुआ था, जो भी इसका आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली देना पड़ेगा। अगर कोर्ट के थ्रू हुआ था, कोर्ट का सारा जो है बायोडाटा साथ में लगेगा, ठीक है ना, सारा इन्फॉर्मेशन लगेगा, फिर जाके होगा आपका मतलब कि वो डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट करेंगे। फिर भी इंस्पेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो उसको कुछ अच्छा नहीं लगा आपका केस तो मे भी रिजेक्ट कर सकते हैं कि जाओ भाई अभी तो रेडी नहीं, तो दोबारा आ जाओ, ठीक है ना। और बाकी जो है ये देखो यहाँ पे जो पिक्चर्स वगैरह भी लगती है ना जिबलिनिया के ऊपर, मतलब कि जो बोलते हैं उसको फॉर्म के ऊपर, वो भी स्पेशल होती हैं कि कौन सी कलर में चाहिए और कौन से टाइप का पेपर चाहिए, ठीक है। ठीक है, हर चीज आपको मेंशन करके प्रॉपरली दी जाती है कि ये वाला और ये कंपनी से, और मेडिकल चेकअप के सर्टिफिकेट लगते हैं, रशियन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट लगते हैं आरबीपी जो आप फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हो, तो उसका भी सब कुछ होता है कि कहाँ पे जाके आपने कौन सी कंपनी के थ्रू ले सकते हो। ऐसा नहीं आपने कोई भी कंपनी ढूंढ ली और वहां पे जाके एग्जाम दे दिया और आपका ये हो गया पास, पास हो गया, वो अलग चीज है, लेकिन वो सर्टिफिकेट सरकार एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये अलग चीज है। तो पहले सारी लिस्ट में पढ़ लीजिएगा कहाँ पे दे सकते हो, जो वैलिड है, जो ये एक्सेप्ट करेंगी, मेडिकल कहाँ पे ये एक्सेप्ट करेंगे, कहाँ पे, फिर आप देख लीजिए जो आपको सुविधाजनक लगे, काफी होती है लिस्ट, तो उस कंपनी में जाके आप आराम से अपना कर लो, ठीक है ना। सो आरबीपी के रिगार्डिंग जब मैंने अप्लाई किया था तो मैं यहाँ पे आया था बिजनेस वीजा पे। वैसे मैं जो स्टार्टिंग में आया था 2009 में, ठीक है। मैं अपना स्टोरी तो चलो बाद में ऐड करूंगा, थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ आरबीपी के रिगार्डिंग। सो आरबीपी में जो था अपना मतलब कि तो बिजनेस वीजे पे था मेरा, मतलब कि पूरा 3 महीने में डॉक्यूमेंट इकट्ठे करता रहा, कभी किसी जमा करने जाना, कभी लेने आने जाना, जैसे मेडिकल का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, अपना रशियन लैंग्वेज का हो गया। वैसे मैंने 4-5 बार रशियन लैंग्वेज का टेस्ट दिया तो हर बार मैं पास हुआ हूँ मतलब कि 1-2 बार तो नकल मार के भी पास हुआ, लेकिन हो गया कहने का मतलब। देखो यहाँ पे दिक्कत आती है, अगर आप बोलोगे कि पैसा देके कुछ कर लूं, ठीक है, आप सुन तो लोगे कहीं से, लेकिन आप ढूंढ नहीं पाओगे इतनी जल्दी कि किसको भी आके पैसा दूं, कोई आपसे लेने नहीं वाला। तो थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा आप खुद भी मतलब कि रखिएगा। बाकी लोग अच्छे हैं, आपसे थोड़ा हेल्प कर देंगे, लेकिन अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई अफसर है हाई फाई, तो उम्मीद इतनी जल्दी मत रखिएगा कि आप उसको अपने आंखें दिखाओगे, जब जो भी पैसा पूसा दिखाओगे तो आपका काम हो जाएगा। सॉरी, वो आपको घर ही भेज देंगे उसी वक्त, या अंदर डाल देंगे, जाके सीधा अंदर डाल देंगे। ऐसा सीन यहाँ पे होता है, ऊपर भी मैंने देखे भी, ठीक है ना। तो ऐसा मिस्टेक मत करना, जो जितना साफ हो सके उतने क्लीन डॉक्यूमेंट रखना। और देखो जब मैंने मेरा सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते करते 3 महीने हो गए मेरे को, मेरा अभी जाने का समय था, तो अभी भी मेरा ये वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए था, ठीक है ना, तो मेरे को जमा करने थे। तो लास्ट जो दिन था उस समय मेरा नंबर आया प्रॉपरली, जब मेरे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट मतलब कि रेडी होके मतलब कि सबमिट करने जाना था। तो उस समय मेरे को जब उन्होंने सिस्टम पे डाला, देखो मैं 2009 पे आया था, 2009 में जब मैं नया आया था तो किसी को भी इतना पता नहीं होता डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उस समय के लिए मैं यहाँ से जब गया था ना, 1 दिन के लिए लेट हो गया था। मेरा वीजा जैसे खत्म हो रहा है मतलब कि 31 दिसंबर, मैं जनवरी को स्टार्टिंग में गया, मान लो 1 दिन के लिए, और मुझे 1 दिन के लिए ट्रांजिट वीजा जो है था लेना पड़ा कि मैं यहाँ पे मतलब कि अभी जाना चाहता हूँ, मैं 1 दिन के लिए लेट है, मेरी जेब में पैसे नहीं, जो भी है मैं टिकट्स वगैरह लेने से नहीं बाय कर पाया, ठीक है ना। तो मुझे जो था स्पेशल कोर्ट में लेके गए थे,
कोर्ट पे जाके डिसीजन हुआ था कि हाँ भाई तू वापस आना चाहता है या नहीं, ठीक है ना। मुझसे जो वहां पे जज बैठा था उसने पूछा, तो मेरे को कुछ इतना कुछ समझ नहीं आता था, रशियन लैंग्वेज था, वो इतना कुछ पता भी नहीं था। फर्स्ट ईयर तो कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है ना। मैं उसको बस अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में जो यहाँ तक समझा पाया, ठीक है मेरे को आना है, ठीक है। मैं उसको बोला हाँ मैं आना चाहता हूँ, ठीक है। वो बोला मेरे को ये फाइन है। अभी देखो सुनने वाली बात ये है कि फाइन है, इसका मतलब ये नहीं उसने तेरे को पकड़ लिया कि फाइन तेरे को देने पड़ेगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों के ऊपर आता है कि फाइन दे रहे हो कि नहीं दे रहे, या आप ऐसे ही मुंह उठा के चले गए, ठीक है ना। जा तो सकते हो, आपको रोकेंगे नहीं, किसी भी कंडीशन में रोकने नहीं वाले, वो आपको भेज ही देंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पे मतलब कि मैंने उस समय फाइन ये पे कर दिया था, कुछ ज्यादा बड़ा फाइन नहीं था उस समय, कुछ 1500 2000 कुछ ऐसा, इंडियन करेंसी में 4-5,000 था। मैंने पे कर दिया था, उसके बाद चला गया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने आरवे पे अप्लाई किया तो ये लास्ट 5 साल में देखता है कि बंदा डिपोर्ट है या नहीं। तो जब मैंने अप्लाई किया था उससे मतलब कि 8-9 साल हो चुके थे आगे, ठीक है ना। तो मतलब कि मुझे मेरे आगे यही क्वेश्चन था कि तेरे को मुझे मतलब कि तेरे को एक्चुअल में जो कोर्ट था उसने पकड़ा था, कोर्ट ने तेरे को पकड़ा था, तो ये क्या है एक्चुअल में, मतलब कि तो मतलब कि तू दोबारा एंटर किया, तेरे को डिपोर्ट था, क्या था, हमें वो रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना। तो अभी ये बहुत पुराना सिस्टम था, तब यहाँ पे मतलब कि है तो हाई फाई था, लेकिन कोर्ट्स का जो डाटा था ना उस समय, ये छोटे मोटे जो केस वगैरह रहते हैं इनका जो डाटा था कापियों में था, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना अपने नॉर्मल नहीं, कंप्यूटर में नहीं, यो कापियों वगैरह में रहता है। तो कुदरती ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये मैंने कुछ इंडिया में भी सेव करके रखे थे, ऐसे ही कचरे में फेंके हुए थे कि चले इसको रखे रहने पड़े रहने दो, ठीक है ना। तो उसमें ये डिसीजन था कोर्ट का, और मेरे को बोले तू अगर कोर्ट का डिसीजन लेके दे देना, ठीक है ना, क्या था, तो तब हम ये जो है डिसीजन आगे ले सकते हैं कि आपके तेरे डॉक्यूमेंट जमा होंगे कि नहीं, मतलब कि टेम्परेली जो रेसिडेंस जो है वो मिलेगी नहीं मिलेगी अलग चीज है, लेकिन तेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा तभी होंगे जब आप मतलब कि अपना ये पेपर दोगे। तो मेरे को अभी 9 साल पहले कौन सी जगह पे मेरे को लेके गए, अभी मेरे पास तो कोई एड्रेस नहीं, याद ही नहीं कुछ, ठीक है ना। बस इतना जाता हुआ था कुछ ऐसा। तो मैं उनसे ही पूछा कि हाँ मुझे एड्रेस बताओ, ये कौन सा है, कौन सी कोर्ट थी। मेरे को उन्होंने एड्रेस बता दिया कि ये एड्रेस है। मैं उसी वक्त टैक्सी किया, चलो चला गया अपनी वाइफ के साथ, वहां पे जाके पूछा, मतलब जो भी थे वहां पे जो लोग काम करते थे उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे करके ये मेरा पासपोर्ट है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हुआ था कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो वो बोले ठीक है हमने तुम्हारा इन्फॉर्मेशन रख लिया, लेकिन जैसे फाइंड आउट होगा तो तुम्हें हम मतलब कि बता पाएंगे। सॉरी ये जो सीन बता रहा हूँ ना थोड़े दिन पहले था, मतलब कि अभी वीजा खत्म नहीं हुआ था, थोड़े दिन पहले था, थोड़े दिन रह गए थे वीजा खत्म होने में। तो हम जाके इन्फॉर्मेशन तो दे दिया, अभी देखो उसके बिना वो जमा नहीं करेंगे डॉक्यूमेंट। और लास्ट चांस था, कुछ दिन बच गए थे मेरे पास, और मैंने इंडिया में भी चलो अपने भाई को भी बोला था कि चलो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे, ऐसे करके थे, तो मेरे को सारे पिक्चर्स वगैरह सेंड कर। तो उसमें से कुदरती मतलब कि यहाँ पे तो सिस्टम पे नहीं था इन्फॉर्मेशन, तो उसी वक्त फाइंड आउट नहीं हुआ। मेरे को बोले कि ठीक है हम तेरे को फोन करेंगे थोड़े दिन के बाद, 1-2 दिन हमें दे फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो मैं तो मतलब टेंशन में था, अभी क्या होगा, अभी डॉक्यूमेंट ये कहाँ से आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, डिपोर्ट तो नहीं किया था, ठीक है ना। सॉरी मतलब कि कुछ कंफर्म नहीं था मेरे को क्या किया इन्होंने, ठीक है ना। मेरे साथ मैं उस समय क्या हुआ था, कुछ रशियन लैंग्वेज इतना आता नहीं था, मेरे को पता नहीं क्या, मेरे को प्रिंट करके दे दिया, साइन वगैरह ले लिए, ठीक है ना। और लास्ट में मतलब कि कहीं से भाई को ये मतलब कि डॉक्यूमेंट मिल गया, घर पे पड़ा हुआ, उसने सेंड किया और मैंने पढ़ा, ठीक है हाँ ये तो वही है, ठीक है ना। और ये डॉक्यूमेंट्स लेके हम लोग दोबारा अपना अपॉइंटमेंट लिया, फिर से जाके ये सारे आरबीपी के लिए जमा किए मैंने डॉक्यूमेंट। तो जब ये जमा हुआ, बात तो वहां पे थी ना कि अभी बोला गया था मतलब कहीं ये दूसरा इंस्पेक्टर था, लेकिन बात सिस्टम पे रहती है कि आपने ये लास्ट कन्वर्सेशन जो भी था और ये चीज लेके आओ। तो वो लेके आए, सारे काम छोड़ के बस ये वाला डॉक्यूमेंट आप दिखाओ। तो मैं बोला कि ठीक है, तो अभी डॉक्यूमेंट्स तो दिए उनको, तो वहां पे उन्होंने अच्छे से पढ़े, 3-4 इंस्पेक्टर मिलके उस डॉक्यूमेंट को रीड किया, क्या है उसमें एक चीज थैंक यू भगवान का बोलूंगा या उस जज का, जो उस समय उसने लिखा था कि इसको डिपोर्ट नहीं किया जाता, सिर्फ जुर्माना डाल के छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और मैंने वो जुर्माना पे किया था, अभी बिल्स तो नहीं थे मेरे पास अभी उसके इतने पुराने, 8-9 साल पुराने। तो वो जो था एक इंस्पेक्टर जो थी मतलब कि, तो जिसके पास सेकंड टाइम गया वो कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके साथ जो मतलब कि इंस्पेक्टर जो घूम रही थी वो कुछ अच्छी थी। तो
वो मतलब कि देख रही है, और मेरे को जो दूसरी जिस इंस्पेक्टर के पास जो मतलब कि दिखाया डॉक्यूमेंट जो एक्सेप्ट करने वाला थी, वो मेरे को बोली है कि ये तो ओरिजिनल नहीं है। तो मेरे को ओरिजिनल चाहिए। अभी ओरिजिनल कहाँ से है 1-2 दिन में, ठीक है ना, उड़ के तो इतनी जल्दी तो आ नहीं जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। तो और वो जो जो दूसरा जो था, जो अच्छी इंस्पेक्टर, उसने देखा और बोली अभी तेरे को क्या ओरिजिनल कॉपी चाहिए, ऐसे ही चलेगा, यही लेना है, हमने हम ले लेंगे। तो चलो थैंक यू बोल दो, मतलब कि जैसे भी कि उसने चलो इतना मदद किया, एक्सेप्ट कर लिया डॉक्यूमेंट्स। और मतलब कि ये अभी लास्ट डे था कुछ, तो मेरे को बोले तू इतने दिन कहाँ था। मैं बोला तुम लोगों का प्रोसेस ही इतना लंबा है, मेरे को आते आते 3 महीने लग गए तुम लोगों तक। मतलब कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पिछले 20 दिनों से मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, बार ले रहा हूँ, और मेरे से आया नहीं जा रहा, मतलब कि ऑफिस के अंदर तक एंटर हुआ नहीं जा रहा। हर बार कभी टिकट्स खत्म हो जाती हैं, कभी कुछ होता है, फिर से वापस जाता हूँ, फिर से अगले दिन ट्राई करता हूँ, सुबह 4 बजे 5 बजे आके खड़ा हो रहा हूँ लाइन में, ठीक है ना। और ठीक है, उन्होंने मेरे एक्सेप्ट किए डॉक्यूमेंट। फिर मैं उसके बाद इंडिया चला गया। इंडिया जाने के बाद मतलब कि 6 मंथ का समय आता है, मैंने नेक्स्ट 6 मंथ जो थे इंडिया में ही अपने स्पेंड किए। और उसके बाद जब वापस आया तो मतलब कि इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन आ जाता है कि हाँ आप लोगों को अलाउड किया, लेकिन डिसीजन लिया उस पर ये नहीं लिखा होता कि मिला है कि नहीं मिला। तो जो यहाँ पे आओगे, आके पता करोगी, फिर आपको पता चलता है कि हाँ आपको मिल गया। फिर आपको जाना पड़ता है, 2-4 चीजें फिर से जमा करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स, कुछ मेडिकल वगैरह के सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा, फिर आपको मिलता है। सो दोस्तों ये इस प्रकार से जो था आरवीपी का था। एंड बाकी जो है नेक्स्ट जो है वीएनजे का सिस्टम रहता है। आरवीपी में अगर आए हो 3 साल के लिए होता है, हर साल आपको मतलब कि आरवीपी जब आपका हो गया तो किसी भी कंपनी में कहीं पे भी काम कर सकते हो, ठीक है। लीगली रजिस्टर्ड हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, खुश हो के जहां पे जैसा काम करना है करो, कि आप लोगों को कोई रोकने नहीं वाला, मतलब बिल्कुल आजाद हो गए जब ये चीज हो गया। और इसके बाद आपको लेकिन इसका एक रिक्वायरमेंट है कि हर साल के बाद ये आगे तभी बढ़ता है, आपको डॉक्यूमेंट्स में दिखाना पड़ता है कि आपने पिछले साल जो काम किया इतना टैक्स आपका होना चाहिए। मतलब कि जैसे 1 लाख रुपया टैक्स पे होना चाहिए, इतनी आपकी इनकम होनी चाहिए, जैसे साल का 10 लाख फॉर एग्जाम्पल। तो आपको 10 लाख इनकम दिखानी होती है कि हाँ मेरा रहा है। ऐसा नहीं कि आपने बैंक में पैसा डाल के निकाल दिया, जैसे फुद्दू बनाने वाली बात है। बहुत से लोग ऐसा बनाते भी हैं कि आपने पैसा डाल के विड्रॉवल, मतलब कि बैंक में डाल के विड्रॉवल कर लिया और आपको कैपिटल में कैलकुलेट कर लिया कि आपकी इतना कैपिटल है, कि आप मतलब कि आपका इतना कैपिटल है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। प्लीज आपको एक चीज का ध्यान रखना, उसमें दिखाना पड़ता है कि कितना आपने टैक्स पे किया, आपकी इनकम के हिसाब से वो बनना चाहिए। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, फिर आपको आगे प्रोसीड कर देते हैं। और इसका मतलब प्रोसीड होने के बाद आप वीएनजी अप्लाई कर सकते हो, जो नेक्स्ट मतलब कि पार्ट है, मतलब कि परमानेंटली जो रेसिडेंस है। सो इसमें क्या रहता है कि इसमें आप पूरी जिंदगी लिए रह सकते हो। सेकंड वाले पार्ट में वीएनजी में, उसमें प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स फिर से कुछ आपको देने पड़ते हैं, शायद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको लगे, ठीक है ना। और उस पे तो आप बिल्कुल खुल के रह सकते हो, और भी कोई मतलब कि यहाँ पे आउट होने का कोई चक्कर नहीं है। वो आराम से रहो, कुछ इलीगल काम मत करना, आओ जाओ खाओ पियो, कुछ भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, काम करो, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं रहेगा। लेकिन आप सिटीजन नहीं हो अभी भी, ठीक है। सो सिटीजनशिप के लिए आपको लास्ट जो है अपना पासपोर्ट जो है अप्लाई करना पड़ता है। और जब पासपोर्ट अप्लाई होता है फिर आप एलिजिबली प्रॉपरली एक रशियन सिटीजन की तरह सारे राइट्स मिल जाते हैं। आप वोट डाल सकते हो, जो भी करना कर सकते हो, क्रेडिट लो, कुछ भी लो। और यहाँ के पासपोर्ट का बहुत पावर है, मैं एक बात बोलूँ, ठीक है ना। यहाँ का मजाक नहीं है, जहाँ पे मतलब कि अपना इंडिया में तो कुछ और ही बात है, डॉक्यूमेंट्स को लेके कुछ और ही सीन चलता रहता है। यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट। चाहे आप बाहर से आए हो, चाहे आपका सिटीजनशिप हो, कुछ भी, एक ही डॉक्यूमेंट सिर्फ पासपोर्ट। पासपोर्ट दिखाओ, वहीं से सब कुछ ओके, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं है यहाँ, मैक्सिमम लाइसेंस वगैरह, लेकिन वो ऐसा नहीं है आधार कार्ड लेके आओ, ये हो रहा है वो हो रहा है, पता नहीं किसी पे क्या, और पासपोर्ट को बोलेंगे ये तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट ये सबसे ऊपर, बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उससे होना। बैंक में जा रहे हो, बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो सिर्फ पासपोर्ट ही लगेगा। जो भी करना है, कुछ भी करना है, पासपोर्ट लगेगा। ऐसा नहीं 4 बंदे और लेके उनका विटनेस डलवा है फिर जाकर आपका बैंक अकाउंट खुला है, सॉरी कोई भी सीन नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट दिखाओ, आपका बैंक अकाउंट ओपन यहाँ पे, ठीक है। किसी भी वीजे भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। आप अपना मतलब कि बिजनेस वीजा हो, अपना टूरिस्ट, अपना बिजनेस वीजे के ऊपर, वर्किंग वीजे के ऊपर आके प्लीज आप बैंक में जाइए। खुद किसी तीसरे चौथे बंदे के पीछे जाने का जरूरत नहीं है। स्वेयर बैंक जो है अच्छा बैंक है, और भी वैसे बैंक है, जाके जस्ट अपन बोलो कि आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपको मदद कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं, कार्ड कोड सब कुछ मिल जाएगा, यूज करना। एंड यस, सिटीजनशिप में ज्यादा मतलब कि मेन फायदा आ जाता है कि यहाँ पे मतलब कि
और भी मतलब कि जैसे क्रेडिट वगैरह को लेके, तो यहाँ पे पावरफुल पासपोर्ट के रिगार्डिंग बस यही चीज बताऊंगा कि आपने पासपोर्ट दिखाया, आपको 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 50-60 लाख ऐसे दे देंगे मतलब काम करने के लिए, जाओ आप कर लो कुछ इस प्रकार से जो भी करना है। और ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस क्रेडिट सिस्टम को लेके, बहुत अच्छा है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। जस्ट आप सिलेक्ट करते हो क्या क्या चाहिए कैसे चाहिए, बस बात खत्म। कहीं भी नहीं आना जाना, कुछ भी नहीं, एक डॉक्यूमेंट भी नहीं, क्योंकि आपका पासपोर्ट जमा है, बस वही इनफ है, कुछ भी करना है, ठीक है ना। और इस प्रकार से। और दोस्तों जब मैं यहाँ पे 2009 पे आया था, 2009 पे जब मैं यहाँ पे एंटर किया था, तो मैं स्टडी वीजे के ऊपर एंटर हुआ था। मेरे को पता नहीं था मेरे हाथ में स्टडी वीजा है। मेरे को जो एजेंट ने मेरे को बोला था कि वर्किंग वीजा होगा, और वर्किंग वीजा बोल के मेरे साथ मेरे को मतलब कि इंडिया से ले गया, और वीजा लगने के बाद अपने पास छुपा के रखा है। मेरे को बोलता है मैं तेरे को नहीं दूंगा, नहीं मैं जैसे इंडिया में होता है ना, विश्वास करते हैं एक दूसरे के ऊपर, दोस्त। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू रख ले अपने पास, ठीक है, जाना तो तेरे साथ ही है तो ठीक है। तो मेरे को थोड़ा पता था अभी इसमें क्या है, वैसे तो सब कुछ रशियन लैंग्वेज में लिखा था, उसमें कुछ मेंशन होता है रूसी में, लेकिन मेरे को तो पता नहीं था ये क्या है, जस्ट विश्वास होता है ना। तो मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पे एंटर किया, और मैं समझ रहा था कि मैं वर्किंग वीजे में हूँ, ठीक है। एंटर करने के बाद और लंबी स्टोरी है, कई जगहों पे जाके धक्के खाए, क्योंकि स्टूडेंट वीजे पे जैसे दूसरे किसी कंट्रीज में काम मिल जाता है, तो सॉरी यहाँ पे बहुत ज्यादा रूल चेंज थे, हर साल चेंज। जब मैं एंटर किया था तब फिर भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट वीजे के ऊपर काम हो जाता था, फिर शुरू हुआ बिजनेस वीजे के ऊपर काम होना, फिर शुरू हुआ कि वर्किंग वीजे के ऊपर, मतलब कहीं पे भी कर लेते थे इधर उधर, लेकिन इलीगल था। लेकिन ये समा चेंज होते थे इतना ज्यादा है कि आप जो मैंने डॉक्यूमेंट जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया वहीं पे चलेंगे, कहीं और पे चलने वाले हैं नहीं। और मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, ठीक है। किसी एजेंट के पीछे लगे 10-10, 20-20 लाख रुपया मत गवाना। कोई यहाँ पे फिक्स कोई सैलरी नहीं है कि इतना सैलरी मिलेगा या वो है, ठीक है। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, या इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। एंड बाकी जो है ये अपना मतलब कि जब मैंने ठीक है स्टडी वीजा पे था, तो अभी थोड़ा शक तो होता था, क्योंकि काम तो मिल नहीं रहा, मेरे को जो बोला था वैसा तो कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। तो फिर जो जिन लोगों के साथ काम करता था, जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह इधर उधर जो मिल गया वही करने को, जो मिल गया, ठीक है ना। उनके साथ जाके बात करके उनको डॉक्यूमेंट दिखाना कि ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये है क्या एक्चुअल में। तो फिर मेरे को वो लोग बताया कि ऐसे धीरे करके मतलब कि एक्सप्लेन करते रहे कि ये स्टडी वीजा है, ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी लिखा है। तो मेरे को समझ में आ गया कि ठीक है मेरे साथ हुआ तो धोखा ही। और मैं यहाँ पे जब आया था 6 लाख रुपीज मैंने कुछ पे किए थे इंडियन करेंसी में 2009 में। और वो यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, लोग आपके पैसा खा के आपको धक्का दे के निकाल देंगे घर से, जाओ जहाँ पे जाना, बाढ़ में जाओ, जो करना करो, ठीक है ना। और यहाँ पे मतलब कि -30 रहता है सड़कों के ऊपर। आप ये मजाक तो है नहीं कि आप बाहर जाओ और बोलो मैं एजेंट के साथ लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, सड़क पे जाके खड़ा हूँ और ढूंढ लूंगा घर इधर उधर। सॉरी ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 मिनट के अंदर सारा कुछ प्रॉपरली हवा निकल जानी है, 15 मिनट के अंदर बात आ जानी जिंदगी मौत के ऊपर, या तो जी रहे हो नहीं तो मर रहे हो, ठीक है ना, दोनों में से एक। और एक बार अगर ठंड लग गया, एक बार ठंड ने पकड़ लिया, मतलब 15-20 मिनट इतना ही समय लगता है जब बहुत ज्यादा ठंड हो। नए बंदे के लिए तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, जो मतलब नया आता है ना उसके लिए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। आप सोच के देखो इंडिया से कहाँ से आ रहे हो आप, +20 से आ गए, 25 से आ गए, और यहाँ पे सीधे ही आपको -20, 25 सीधे 40-50 डिग्री का फर्क, और बहुत ज्यादा हो जाता है। और मतलब कि सीधी बात, एक बार आपको ठंड लग गया तो हाथ उठ काम करने उसी वक्त बंद कर देंगे। आप अपनी पॉकेट से कीस नहीं निकाल सकते, कुछ पैकेट पकौड़े चाहे 10,000 उसका वैल्यू है, चाहे 10 लाख है, उसको फेंक दोगे, बोलोगे बाढ़ में जाए, अरे मेरे को हाथ गर्म करने दो कहीं पे, कुछ ना कुछ, चाहे आग हो, आग के ऊपर जाके हाथ रख दोगे। अपनी स्टोरी ज्यादा डीपली मैं क्लियर नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। मतलब कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर मेरे को एक प्रकार का छोड़ दिया था इन्होंने, तो बहुत बुरे हालात थे, क्योंकि आगे पीछे कोई भी नहीं था यहाँ पे मेरा। और यहाँ पे मतलब कि हाथों को गर्म करने के लिए जो जनरेटर होता है ना, काम करते हैं जनरेटर, तो उनका एग्जिट होता है, एग्जिट के आगे हाथ रखता था कई बार मैं कि गर्म हो जाए थोड़े। और ऐसे नंगे नहीं, मतलब इनके ऊपर कई सारी मतलब कि प्रचातियां वगैरह डाली होती थी, तो वहां पे जाके मैं ओवरऑल जो था हाथ रखता था कि चल थोड़ा सा गर्म हो जाए। और वहां पे आपको पता है कि इंजन के आगे जाके अगर हाथ रखते हो मतलब एग्जिट पे, तो कितनी गर्म गैसेस वहां से निकलती है। उसको अभी कोई एहसास नहीं होता था कि हाँ 1 मिनट के लिए ठीक है, अभी कुछ कर सकता हूँ, कुछ पकड़ सकता हूँ इधर उधर से।
तो इस प्रकार से था दोस्तों, बाकी का मैं लाइव अपना बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे या जो भी, अगर आप कुछ कमेंट्री करना चाहते हो तो करिएगा और बताइएगा कि कैसा रहता है, कैसा लगा ये वीडियो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो डॉक्यूमेंट्स को लेके या बहुत से, तो पूछ सकते हो। वैसे बहुत सी चीजें जो है इनसाइड जो रहती हैं, ठीक है ना। ये तो ओवरव्यू मैंने दिया, कहाँ पे कैसे होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स, ये हर साल रूल चेंज होते रहते हैं। तो प्लीज कमेंट्स में पूछ सकती हो। इनकी ऑफिशियल जो साइट्स होती हैं वो इंडिया से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो सारा इन्फॉर्मेशन रहता है यहाँ पे, मतलब बात रहती है यहाँ पे एजेंट लोगों के बीच में, और वो आपको सच में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस चीज का मतलब कि बहुत ही मतलब कि बारीकी से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बाद में कुछ धोखा कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया से अगर बोलता है तेरे को आरवे पे दिवा देंगे टेम्परेरी रेसिडेंस वगैरह, तो सॉरी, ये सब कुछ झूठ है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे सब कुछ सरकार के हाथ में, एक्सेप्ट किए डॉक्यूमेंट तो ठीक है। वैसे इनकी सबकी कंडीशन वो फुलफिल होंगी तो फिर होगा। ऐसे ही आते आरवे पे अप्लाई नहीं होता। आरवे पे या रजिस्ट्रेशन वगैरह जल्दी अप्लाई होता, मतलब कि आरवे पे हो गया या अपना पासपोर्ट वगैरह हो गया, ये सिर्फ अप्लाई होता है आपका शादी वगैरह हो तो जल्दी अप्लाई होता है। वैसे दूसरी चीजों के ऊपर भी होता है, कोई ऐसा इतना दिक्कत वाला बात नहीं, जस्ट फुलफिल हो आपका रिक्वायरमेंट, ठीक है। और शादी के बिहाफ के ऊपर, अगर आपका शादी है, एक बच्चा है, तो 4 महीनों के अंदर आपको यहाँ पे पीआर दे देते हैं, मतलब परमानेंटली यो रेसिडेंस। तो मेरे पास यहाँ का पीआर है, सब कुछ ओके, रिपोर्ट जो भी है मैंने, मतलब कि आरवीपी के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वीएनजे, फिर आता है आपका पासपोर्ट। तो मेरा आरवीपी के बाद सीधा पासपोर्ट मैंने लिया, बस सेंटर वाला स्टेप करने का जरूरत नहीं पड़ा। सेंटर वाला स्टेप 3 साल लेता है वैसे, ठीक है। ओके, बाय बाय दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे प्रमोट जरूर करना ताकि सबको क्लियर हो सके डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे कितना सीन है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी यहाँ पे खेल मत करना। ऐसा नहीं 10 साल के बाद जाके अप्लाई करना, तो कोई भी नहीं, बिल्कुल सही तरीके से लेके चलना, फिर जो मर्जी करो, जितना मर्जी कमाई करो, जो मर्जी करो। बाय बाय।